Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Point and I am your friend Shivam Agnihotri. Today is my topic Indian Economy Part 2. हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था इकोनॉमिक मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक और सोशल कल्चर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसको इट कैन बी बोर्डली डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। सी दिस चार्ट। नॉन इकोनॉमिक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 कास्ट सिस्टम, इट मीन्स जाति व्यवस्था। नंबर 2 ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार। नंबर 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार के कानून। नंबर 4 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, संसदीय जनतांत्रिक प्रणाली। नंबर 5 एजुकेशन सिस्टम, इट मीन्स शिक्षा व्यवस्था। अब इसके बारे में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट हमारा है कास्ट सिस्टम, इट मीन्स जाति प्रणाली। ठीक है, ये आप सब जानते हैं, हमारे देश में बहुत सी जातियों के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में शुरू से ही अपने आप जातियों में बांट रखा है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अगर हम जाति की बात करें तो हमें बाय बर्थ जाति मिलती है, जैसे कि माता पिता जिस जाति के बिलोंग करते हैं आप भी उसी जाति के होगे। आज भी इस जाति व्यवस्था का यूज़ किया जा रहा है, जैसे एजुकेशन में, जॉब रिजर्वेशन में कुछ जातियों को छूट दी जाती है, जिससे वो एजुकेशन और जॉब को आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। देखिए, ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है। The caste system in India is a system of social satisfaction which has pre-modern organized, was transformed by the British Raj and is today the basis of educational and job reservation in India. It consists of two different concepts, Varna and Jati. Varna refers to the 4 social classes, namely Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra Jati. May be translated as caste and refers to by birth. इस कास्टवाद ने काफ़ी बुराइयों को भी जन्म दिया, जैसे छुआछूत या दो जातियों के बीच झगड़ा या वर्किंग प्लेस पर ज़्यादा सम्मान ना देना। ये सारी वो बुराइयां हैं जो किसी भी देश में एकता को पनपने नहीं देती है और वाद विवाद उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, इट मीन्स संयुक्त परिवार प्रणाली। देखिए क्या लिखा है, अ ज्वाइंट फैमिली और अनडिवाइडेड फैमिली इज एन एक्सटेंड फैमिली अरेंजमेंट प्रीवेलेंट थ्रू आउट द इंडियन सब continent, particularly in India, consisting of many generations living in the same household, all bound by the common relationship. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप जानते हैं, शुरू से ही हमारे भारत में संयुक्त परिवार का एक सिस्टम अवेलेबल है। ये मतलब कि बहुत सारी जनरेशन जब एक ही घर में रहती हैं तो उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखने को मिलेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा, ताऊ, चाची, दादी, नानी, मामी सब एक साथ कई रिलेटिव्स मिलजुल कर एक ही परिवार में रहते हैं, उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे, एक ही खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और आजकल इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, क्या होता है, परिवार नियोजन नहीं हो पाता है। भाई जॉइंट फैमिली में आप भी जानते हो कि परिवार नियोजन होना बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चे बढ़ते जाते हैं, आते जाते हैं और उसी 10 लोगों के परिवार में वो 12 लोग हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो सब जब एक ही ज़मीन पे काम करेंगे तो ज़मीन तो एक ही बीघा है और सब में बटी, तो क्या हुआ, सबको थोड़ा थोड़ा मिला और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकार के सिद्धांत या उत्तराधिकार का नियम। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। देखिए लिखा, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 in an act of the Parliament of India enacted to amend and codify the law relating to instate or unwilled succession among Hindus, Buddhism, Jain and Sikhs. The act lays down a uniform
and comprehensive system of inheritance and succession into one act. इसका मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं क्या, ये तो हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पिता की संपत्ति, माता की संपत्ति वो जो होती है वो बच्चों के नाम पर ही आती है, जिसे उत्तराधिकार कहते हैं। इस कानून में एक प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि जो लोग अमीर होते हैं उनके बच्चे और अमीर होते जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो गरीब ही रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और जो गरीब होते हैं वो गरीब तो रहेंगे ही, क्योंकि अमीर परिवार के बच्चों को उनका पैसा पहले से ही मिल जाता है, जिनको यूज़ करके वो और पैसे कमा लेते हैं। एक तरफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल करता है ये एक्ट, ठीक है। Next point is private property. It was instead made a constitutional right under Article 300A, which states that no person can be deprived of his property expected by authority of law. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 301 में ये कहा गया है कि कोई भी कानून के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है, ठीक है। उसकी संपत्ति पे उसी का हक है, सिर्फ कानून ही उसको संपत्ति से बेदखल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम का, आप सब जानते होंगे कि पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम संसदीय जनतांत्रिक, इसका मतलब है पार्लियामेंट सिस्टम इज अ सिस्टम of democratic governance of a state where the executive branch drives the democratic legitimacy from the legislation parliament, and it is also held accountable to that legislature. In a parliamentary system, the head of state is normally a different person from the head of government. इट मीन्स ये तो हम सब जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान के कानून को लागू करने में और पूरी प्रणाली को चलाने में हमारी संसद काम करती है, और इस संसद में वो लोग बैठे होते हैं जिनको हमने वोट देकर चुना है और सरकारी हमारी बनाई हुई है, ये हमारे लिए काम करेगी। बट इससे होता क्या है, सरकार को पता है अगर हमारे पास वोट नहीं आएंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, इसीलिए सरकार जनता की गलत बात को भी सुन के अनसुना कर देती है जिससे कि हमारी ही सरकार बने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। एजुकेशन इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक, ठीक है, सेक्टर एज वेल एज the private sector with control and funding coming from 3 levels: central, state and local level, under various articles of the India Constitution. Free and compulsory education is provided to as a fundamental right to children between the age of 6 to and 14. The ratio of public school to private school in India is 7:5 okay. इसमें हमारे हिंदुस्तान के संविधान में हमें कोई फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, आप जानते हैं बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जिसमें एक है एजुकेशन सिस्टम, यानी कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे संयुक्त रूप से मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं जितने प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं और पब्लिक स्कूल खुले हैं, वो गवर्नमेंट भी उनके लिए काम कर रही है और शिक्षा के ऊपर जोर डाल रही है कि वो सब स्कूल भी फ्री में शिक्षा दें, ठीक है। सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे कार्य हो रहा है और लोकल लेवल पर भी कहते हैं। और जिस देश में बच्चे पढ़े लिखे होते हैं कहा जाता है वही देश तरक्की करता है आने वाले कल में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट बहुत कार्य करती है, तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी पे ये सब सिस्टम का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इन सब के होते हुए हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। आई होप सो, थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जल्द ही हम आपको नया वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।